माँ जी, इस छोटे से घर में जगह का बहुत अभाव है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। मैं चूल्हे को बाहर ले जाकर खाना बना लूँ ना? बहू, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तू जानती नहीं है, बगल में रहती है तेरी ताया सास, जिससे हमारा कई सालों से आपसी मनमुटाव चल रहा है। उसकी वजह से वो कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है हमारे गरीब परिवार को नीचा दिखाने का। माँ छोड़िए उन्हें, जागृति को यहाँ दिक्कत हो रही है, उसे बाहर खुले में खाना बनाने दीजिए। अब जागृति अपने चूल्हे को घर से बाहर लाती है और खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू वैभवी आलीशान रसोई में पहली रसोई का खाना बनाती है। चलो, रसोई में एसी की ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव पूरी बनाकर तैयार हो गया है। अब अपने पूरे ससुराल वालों को खिला देती हूँ। मजा आ गया बहू, एसी की ठंडी ठंडी हवा में तेरे हाथ का स्वादिष्ट पकवान खाकर दिल खुश हो गया। सच कहूँ तो वैभवी, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। बहुत गर्मी लग रही है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है इस तरह तो। रुकिए, मैं अभी हाथ पंखे से पंखा कर देती हूँ। अब जागृति हाथ पंखे से पंखा करती है, तब जाकर उसकी सास और पति कड़ी धूप में गर्मी में खाना खा पाते हैं। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और गांव और शहर की बहू गर्भवती होती है। अरे रे 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 बहू, ये तो क्या कर रही है? कुएं से पानी क्यों खींच रही है ऐसी हालत में? वो माँ जी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं। अरे ये क्या चाची सासू माँ, आपकी बहू कुएं के पानी से नहाती है इतनी मेहनत करके? मेरी सास ने मेरे लिए बाथरूम में बाथटब लगवाया जिसमें मैं मजे से नहाती हूँ। अभी नहाने ही जा रही हूँ। अब जहाँ जागृति कुएं से पानी निकालकर नहा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू घर जाती है और बाथटब में नहाती है। कितना रिलैक्स मिल रहा है बाथटब में नहाकर। अब वैभवी हॉल में आती है। आ गई तुम नहाकर? जाओ अब कुछ खाने के लिए बना लो। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में रसोई में खाना मैं हरगिज नहीं बना सकती। एक तो वैसे इतनी गर्मी लग रही है। आप पहले घर में हर जगह एसी लगवाइए और जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ आप घर में नौकर रखवाइए, क्योंकि ऐसी हालत में मुझसे काम नहीं होगा। अरे अरे भड़कती क्यों हो? तुम्हारे पूरे कमरे में एसी चाहिए ना, मैं लगवाऊंगी हर कमरे में एसी। आखिर पहला बच्चा है तेरा, तुझे आराम तो मिलना चाहिए, इसलिए ऐसी हालत में तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मैं अभी 4 से 5 नौकर घर में लगवाती हूँ। अब कुछ ही देर में वैभवी के कमरे में 4 से 5 एसी लग जाते हैं और घर के कामकाज के लिए घर में नौकरों को भी रखा जाता है। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, एक काम करती हूँ, उसके लिए हल्दीराम से महंगे वाले गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले आती हूँ। इससे मेरी बहू का बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। प्रेमलता दुकान से गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेकर घर आ रही होती है, जहाँ एक ठेले से अंबिका कच्चे बादाम और शक्कर खरीद रही थी। अब तुम दादी बनने वाली हो, पर ये क्या तुम अपनी गर्भवती बहू के लिए कच्चे बादाम और शक्कर खरीद रही हो? ये देखो, मैं तो अपनी बहू के लिए ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू लेकर जा रही हूँ। तुम तो हमेशा की तरह गरीब की गरीब ही रह गई अंबिका। अरे मैं कुछ भी खरीद के खिलाऊं अपनी बहू को, तुम्हें उससे क्या मतलब है? और तुम कौन होती हो मुझे गरीब बोलने वाली? क्या तुम मेरे घर का खर्चा पानी चला रही हो? तुम जैसी गरीब औरत से तो मुंह लगना ही बेकार है। वहाँ से प्रेमलता घर आती है और एसी की हवा में बैठी अपनी बहू को लड्डू का पैकेट देती है। ये क्या है माँ जी? बहू, मैं तेरे लिए स्पेशल घी में बने हुए गोंद के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेकर आई हूँ। एक्सक्यूज मी माँ जी, ये सब लाने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। जो मन करता है वही उठा कर ले आती हो। मैं नहीं खाती ये फालतू की चीजें, ले जाइए इसको यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ अंबिका घर के बाहर चूल्हे में शक्कर और बादाम को पकाती हुई। अरे माँ जी, आप इतनी गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर क्या बना रही हैं? मैं बहू तेरे लिए बादाम के लड्डू बना रही हूँ। ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर जितने थे उसमें यही बन पाया। अरे माँ जी, ये बहुत है मेरे लिए। आप इतनी गर्मी में इतने प्यार से मेरे लिए लड्डू बना रही हैं, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अब जहाँ जागृति अपनी सास के हाथ से बादाम के लड्डू खा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू अपने कमरे में एसी में बाहर से तरह तरह के जंक फूड, फास्ट फूड मंगाकर खाते जा रही थी। वैभवी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह से बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं जानबूझकर थोड़ी ना खा रही हूँ। तुम्हें पता तो है कि प्रेग्नेंट लेडी को कई तरह की फूड क्रेविंग होती है। मैं समझता हूँ वैभवी, पर तुम कुछ हेल्दी भी तो खा सकती हो ना। देखो, मुझ पर ऐसे रोक टोक मत लगाओ। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जागृति कड़ी धूप में अपने पति का खाना लेकर खेत में जाती है। अरे जागृति, तुम्हें ऐसी हालत में खेत में आने की क्या जरूरत थी? अरे आप इतना परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। जाइए हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए।
शिवांश खेत में लगे फव्वारे से हाथ पैर धोकर खाना खाता है। थोड़ी देर बाद जागृति अपने सिर पर आम की टोकरी उठाते हुए, सुनिए जी, आमों की टोकरी बहुत ज्यादा है, आप अकेले नहीं उठा पाएंगे, इसलिए आधा मैं उठा लेती हूँ, आधा आप उठा लीजिएगा। नहीं जागृति, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसी हालत में तुम्हारा इतना भारी काम करना ठीक नहीं है। ऊपर से गर्मी भी उतनी तेज हो रही है खेत में। जी मुझे कुछ नहीं होगा और मेरा शरीर जितना चलता फिरता रहेगा मैं उतना ही फिट रहूंगी। जागृति सिर पर आमों की टोकरी लेकर घर आ रही होती है। अरे बहू, ये सब क्या है? किससे पूछकर तूने ये इतनी भारी आमों की टोकरी अपने सर पर उठाई? नीचे रख इसे। तभी वहां आती शहरी बहू और उसकी सास ये सब देखकर, हे भगवान, ऐसी हालत में भी अंबिका तो अपनी बहू से इतना काम करवा रही है। मैं तो अपनी बहू को 24 घंटे एसी में रखती हूँ और 4 से 5 नौकर भी रखे हैं बहू की देखभाल के लिए। जागृति, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे इतना काम करवाते हैं, तुम कुछ कहती नहीं हो। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है, जहाँ 1 गिलास पानी भी नौकर खुद चल कर आकर देते हैं। वैभवी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे और मेरी सास मुझसे कोई काम नहीं करवाती। ये सारे काम मैं मर्जी से करती हूँ। मन से करती हो या नौकर रखने की औकात नहीं है? चल बहू, तो इनसे मुंह मत लग, इनका वैसे भी काम है दूसरों को नीचे गिराना। अब देखते ही देखते गांव की बहू और शहरी बहू का 9वां महीना खत्म हो जाता है। दोनों को ही पेट में दर्द शुरू होता है, जिसके बाद शहरी बहू की सास अपनी बहू को अस्पताल लेकर जाती है। वहीं अंबिका अपनी बहू के लिए एक दाई को बुलाती है। खुशखबरी है अंबिका, तेरी बहू का बच्चा नॉर्मल हुआ है और तेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहू का पहला बच्चा नॉर्मल हुआ है। पर फिर भी आप मेरे घर में आकर मेरी बहू का थोड़ा मालिश कर देना, ताकि उसके पेट के अंदर की नसें बैठ जाएं। हाँ, उसकी चिंता मत कर अंबिका, मैं समय से आकर तेरी बहू के शरीर की मालिश कर दिया करूंगी। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू हॉस्पिटल में। शरीर में किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से आपकी वाइफ का बच्चा ठीक तरीके से मूव नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्लो है। इसलिए आप वैभवी जी की नॉर्मल डिलीवरी न करके हमें ऑपरेशन के द्वारा उनका ये बच्चा बाहर निकालना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए। कंग्रेचुलेशन अभिमन्यु जी, आपकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया है, बट उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से 1 साल बीतता है, जहां जागृति और उसके बच्चे की देखभाल गांव की दाई कर रही थी, वहीं वैभवी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए घर में कई नर्सेस को रखा गया था। ला बहू, तेरे भी शरीर की मालिश कर दूं? नहीं दाई माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये मालिश वगैरह की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू, मैम आप ऐसे सारा दिन एसी की हवा में लेटे मत रहा कीजिए, थोड़ा वॉक भी किया कीजिए। 1 साल हो गया है, आप अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। सिस्टर, ये मेरा पोता ठीक तरीके से खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ माँ, ये चीज मैंने भी नोटिस की है, इसका एक पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं होता। जी, बचपन से ही आपके बेबी की पैरों की नसों में दिक्कत है और इस दिक्कत को ठीक करने के लिए आप किसी अच्छे मालिश करने वाले से मदद ले सकते हैं। ये सब क्या हो गया है मेरे बच्चे को? अब जब प्रेमलता को दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो बच्चे को लेकर अंबिका के पास आती है और सारी बातें उसे बताती है। मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद, जिसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया? जाओ यहाँ से। प्रेमलता चली जाती है, पर उनकी ये सारी बातें जागृति सुन लेती है, जो जाकर अंबिका को समझाती है। माँ जी, आपकी लड़ाई एक दूसरे से है, बच्चे को क्यों सजा दे रही हैं? उनकी मदद कीजिए ना। बहू, तुझे पता है उस औरत की वजह से हमारी ये हालत है, उसने ही बंटवारा करके हमें गरीब बनाया। मैं नहीं करने वाली उसकी मदद। पर माँ जी। बहू, तू अपने बच्चे को देख, बस उसका ख्याल रख। अंबिका गुस्से से बाहर चली जाती है, पर उसके दिल में अपनी बहू की बातें गूंज रही थी, इसलिए वो दाई माँ के पास जाती है, प्रेमलता के पोते के बारे में बताती है और अगले दिन प्रेमलता के घर दाई माँ को भेज देती है बिना किसी को बताए। और वो प्रेमलता के पोते के पैरों की 1 हफ्ते तक मालिश करवाती है, जिसके बाद उसके पैरों की नसें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। और आज के दिन दाई माँ खुद बताती है कि उसे अंबिका ने भेजा था, और ये सुनकर सीधा दोनों सास बहू उनके घर जाती हैं। चाची जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आज आपकी वजह से मेरा बेटा अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो पा रहा है। जागृति, सच में तुम और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं मदद करना नहीं चाहती थी, पर मेरी लड़ाई प्रेमलता से है, उसके पोते से नहीं। हाँ अंबिका, आज तुम्हारी इतनी बड़ी मदद से मेरा पोता एकदम ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। माँ जी, अगर आपको धन्यवाद ही करना है ना, तो आप अपने और जागृति के परिवार वालों से जो ये मनमुटाव है ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। इसी में हम दोनों परिवार की भलाई है।
अंबिका की इस मदद से प्रेमलता के मन की खटास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब दोनों ही परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते। कादम्बर जी, ये जल्दीबाजी के चक्कर में बिल्कुल ही कच्ची पक्की पूरी बनाकर परोस दिया है तुमने। ढंग से लाल करो और फूली फूली खस्ता पूरी बनाओ, तभी तो खाने में अच्छा लगेगा। डाइनिंग टेबल पर दशरथ की फरमाइश सुनकर किचन में पूरी तलते हुए कादम्बरी भड़क कर जवाब देती है। ऐसा है तो खुद से ही आकर पूरियां छान लो। सारी जिंदगी में ही तुम बाप बेटे को पका कर परोस कर खिलाती रहूंगी क्या? एक तो गर्मी के चलते आग बरस रही है रसोई में। पता नहीं कब ये दोनों भाई शादी करेंगे। मैं भी इनकी लुगाइयों से सेवा पानी करवाऊंगी। बड़बड़ाते हुए कादम्बरी पूरी लाकर परोस देती है। अरे मेरी हेमा मालिनी, क्यों गुस्सा हो रही हो? चिंता मत करो, इसी साल शहनाई बजवा देते हैं और बहू ले आते हैं, फिर तुम भी बैठकर खाना। बहू बनाएगी। वैसे अपने सुनील के लिए गांव वाले रामचंद्र की बेटी चंपा की जोड़ी अच्छी लगेगी ना? गांव वाली लड़की का नाम सुनकर मॉडर्न कादम्बरी, जो कि खुद शहर की थी, मना कर देती है। अजी बिल्कुल नहीं, एक गांव वाली लड़की मेरे घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी दोनों बहू अपनी मन पसंद से शहर से चुनकर लाऊंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालेंगी और मुझको काम से छुटकारा मिल जाएगा। कादम्बरी अपने अरमान जता रही होती है, तभी बड़ा बेटा सुनील गांव वाली बहू को लेकर आता है, जिसने चमचमाती साड़ी, हाथों में चमचमाती चूड़ी और खूब सारा सिंदूर लगाया हुआ था। फुलवा, यही मेरा घर है। आओ, मैं तुम्हें अपने माता पिता से परिचय करवाता हूँ। सुनील, ये तू गांव की किस गवार देहाती को शहर में उठा लाया है? अच्छा, इसे तू घर की नौकरानी के लिए? कोई नहीं, खिला पिलाकर इसको 4 से 5 हजार का तनख्वाह दे दूंगी। माँ, आप गलत समझ रही हैं। फुलवा इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। प्रणाम माँ जी। खबरदार, जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो जैसी जाहिल गवार को अपनी बहू नहीं मानती मैं। सुनील, तूने मेरी मर्जी के खिलाफ इस लड़की को चुना, इसलिए इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। निकल जा यहाँ से। कादम्बरी, तुम अपने खून के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनील बड़ा बेटा है इस घर का। तुम क्या चाहते हो? मैं इस गोबर मिट्टी में रहने वाली गंवार बहू को अपने घर रहने दूं, ताकि ये मेरे मॉडर्न घर का नाश मार के रख दे? कोई बात नहीं पिताजी, मैं फुलवा बाहर वाले खांचे में रह लेंगे। दोनों बाहर वाले टूटे फूटे झोपड़ी में रहने लगते हैं। कच्चा सा आंगन और भीषण गर्मी थी। फुलवा, माँ की जुबान पत्थर की लकीर है, शायद वो तुम्हें कभी नहीं स्वीकार पाए। हमें इसी खांचे में गुजारा करना होगा। अजी, जब आप मेरे साथ हैं तो ये झोपड़ी भी मेरे लिए महल के जैसे है। मैं खुश हूँ। अगले दिन फुलवा आंगन की लिपाई करके मिट्टी से चूल्हा बनाकर खुशी से खाना बनाती है। फुलवा, तुमने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? अजी, आज मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म थी ना, तो मैं सबके लिए सूजी का हलवा, दम आलू पूरी बनाई हूँ। माँ जी मुझसे खफा है, पर मैं उन्हें मना लूंगी। थाली में खाना सजाकर फुलवा सास के मकान में जाती है, जहाँ सब खाने बैठे थे। बाबूजी, छाया, देवर जी, मैंने सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाया है, खा लीजिएगा। वैसे गाँव वाली भाभी, आपके हलवे से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये दम आलू भी कितनी डिलीशियस लग रही है। तीनों के तीनों कादम्बरी का बनाया नाश्ता छोड़ छाड़ कर फुलवा का बनाया पकवान खाने लगते हैं। जैसे कादम्बरी गांव वाली बहू को घर के अंदर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट लांघ कर आने की? निकलो यहाँ से। गुस्से में सारा खाना भी उठाकर फेंक देती है। कहीं ऐसा ना हो ये गांव वाली बहू मेरे राघव को अपने रंग में रख दे और ये भी कोई गांव वाली उठा ले आए। मेरी तो नाक कट जाएगी, इससे पहले मैं इसकी शादी करवा दूंगी। थोड़े दिनों में कादम्बरी शहर वाली पाखी को बहू बनाकर ले आती है। अगले दिन, पाखी बहू, जल्दी से नहा धोकर रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारी चूल्हा पूजन है। खाना बनाने की बात सुनकर शहरी वाली बहू कॉल मिलाकर माँ से खिचपिच करने लगती है। मम्मी, तुमने कैसे ससुराल में मेरी शादी करवा दी? यहाँ तो खाना बनाने के लिए नौकर चाकर भी नहीं है। मैं तो साफ मना करने वाली हूँ। पाखी, जोश में होश नहीं खोते। सामने वाले पर ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मालिनी पाखी को खूब भड़काती है। पाखी जानबूझकर जला हुआ खाना बनाकर परोसती है। छोटी भाभी, और कितनी देर लगाओगे खाना बनाने में? भूख से जान निकल रही है। बस लाई छाया महारानी, ऑर्डर तो ऐसे झाटी जैसे 5 स्टार होटल में खाने के लिए बैठी हैं। शहरी बहू की जली हुई सब्जी रोटी परोसी देखकर सबका मुंह बन जाता है। पाखी बहू, इतना लेट सपेट लगाकर तुमने ये सादी सब्जी रोटी बनाई है सिर्फ? माँ जी, खाना बनाने के मामले में मेरा हाथ बहुत ही खिंचा खिंचा सा है। मेरे घर में तो खाना बनाने के लिए कुक थे। शहरी बहू की शेखी बघारती देखकर सास चुप हो जाती है, मगर गर्मी में 2-4 टाइम का खाना बनाने के बाद पाखी अपना असली रंग दिखा देती है।
बहू डिनर बन गया हो तो लगा दो। मुझसे इतनी जल्दी डिनर कैसे बन जाएगा? मेरे 10 हाथ थोड़ी ना है, तमाशा लगा के रखा है। मैं दोनों तीनों टाइम का खाना नहीं बनाने वाली। रात का डिनर आप लोग अपनी गांव वाली बहू के यहाँ खाइए, मैं सिर्फ दोपहर का लंच बनाऊंगी। मैं ये सबकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, उन्हें भी पूरी छूट देना सही बात थोड़ी है। इसी तरह शहरी बहू गांव वाली बहू के खिलाफ आग में घी डालकर अपना काम निकलवा लेती है। दोपहर में जैसे लंच बनाने की बारी में पाखी सबको मैगी बनाकर रख देती है। देखिए, मैंने आज सबके लिए चटपटी सी मैगी बनाई है, खाइए ना। अरे बहू, ये क्या अंट शंट बनाकर ले आई है? एक तो तुम सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाती, सुबह से पेट खाली है, दोपहर में भी पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ। ससुर जी, इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है ढेर सारा खाना बनाना। मुझे गर्मी से एलर्जी है। अगर आप लोगों को मैगी नहीं खानी तो मैं खा लूंगी, आप लोग जाकर शाम को डिनर कर लीजिएगा। शहरी बहू का बदतमीजी भरा रवैया कौशल्या को बहुत खटकता है। वहीं शाम को सुनील डिनर बनाने के लिए राशन पानी ले आता है। फुलवा, आज से सब लोग रात का खाना हमारे यहाँ खाएंगे, तो रोटी सब्जी दाल वगैरह थोड़ा ज्यादा बना लेना। पूरे परिवार के रात का खाना अपने यहाँ खाने के बाद से फुलवा खुश होकर उनके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और आंगन में खुली हवा में चटाई बिछाकर पंखा करते हुए खाना खिलाती है। ससुर जी, आपको रोटी दूं? अरे नहीं बहू, मेरा तो पेट एकदम टंच हो गया है। चूल्हे की रोटी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि मैं तो ज्यादा खा गया। अपनी सास से पूछ ले। बस बस, कुछ खास खाना नहीं बना। मुझे इतनी सिंपल सी सब्जी के साथ रोटी नहीं खाई जाती। कौशल्या के अंदर गांव वाली बहू के लिए खटास भरी होने के चलते वो खुलकर उसकी तरफदारी नहीं करती। खाना तो वाकई इस गांव वाली बहू ने स्वादिष्ट बनाया, लेकिन तारीफ कर दूंगी तो चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी। इसी तरह समय गुजरता है जहां गांव वाली बहू रात के डिनर में ससुराल वालों को पेट भरकर खिलाती। कभी कभी उसके खुद के लिए भी खाना नहीं बचता। वहीं दोपहर के लंच में शहरी बहू कच्चा पक्का खिलाती, जैसे सैंडविच, सलाद। ये ज्यादा से ज्यादा होटल का खाना मंगवाती। पाखी, और कितनी देर लगाओगी? दोपहर के 3 बज गए, अभी तक तुमने लंच नहीं करवाया। अरे, आप लोगों में जरा सी भी सब्र नाम की चीज नहीं है। मैंने खाना होटल से ऑर्डर किया है, आने तो दो, तभी तो सर्व करूंगी। बहू के होटल से खाना ऑर्डर करने के चलते सास भड़क जाती है। पाखी बहू, तुमने रोज का धंधा पानी बना लिया। रोज रोज होटल का खाना खिलाकर परिवार वालों की सेहत से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अरे कितना तेल भरा होता है उनके खान पान में, और फालतू खर्चा भी होता है। राशन पानी चीज सामान होते हुए भी तुम खुद क्यों नहीं बनाती? माँ जी प्लीज, आप हर वक्त छोटी छोटी चीजों के लिए टोका टोकी मत किया कीजिए। मुझसे इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना नहीं बनेगा, आप लोग खुद बनाकर खा लीजिए। पाखी अकड़ दिखाकर चली जाती है। ये शहरी बहू पूरी की पूरी टेढ़ी खीर है। इसकी अकड़ तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरेगी। पूरा ससुराल पाखी को सबक सिखाने के लिए अब दोपहर में उसका बनाया लंच करना बंद करके तीनों टाइम का खाना गांव वाली बहू के यहाँ खाने लगता है। कौशल्या के मन से भी अब फुलवा के लिए खटास खत्म हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है, जिसे पाखी जलकर खाक हो जाती है। ये 2 कौड़ी की जेठानी खुद को समझती क्या है? 4 दिन मक्खन वाला खाना खिलाकर अच्छी बन जाएगी। कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच मैं सब लोगों को बनाकर खिलाऊंगी, फिर देखना कैसे उंगलियां चाटते हैं। अगली सुबह शहरी बहू जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर ससुराल वालों का वेट करती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ गए। मैंने आप सबके लिए अच्छा नाश्ता बनाया, बैठिए मैं परोसती हूँ। बहू, हम बड़ी बहू के यहाँ नाश्ता कर चुके हैं, तुम खुद खा लो। पर पापा जी, मैंने बड़े मन से आप सबके लिए आलू के पराठे, दही और बूंदी का रायता भी बनाया, खाकर तो देखिए। बहू, हमारे पेट में एक निवाले की जगह नहीं बची है। जब तुम्हें बनाने को कहते थे तब तुमसे बनाया नहीं जाता। अब भर भर कर खाना किस लिए बना रही हो? कौशल्या टेढ़ा सा जवाब देकर चली जाती है। पाखी रोते हुए फुलवा के घर जाती है, तभी वो बाजार से सब्जी लेकर आती है। जेठानी जी, घर में सब लोग मुझसे रूठे हुए, मेरे हाथ का बनाया खाना भी नहीं खा रहे हैं। पाखी, ऐसे रो मत, परिवार में तो खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। चलो आज मेरे साथ खाना बनवाओ, फिर देखना सब लोग कैसे खाते हैं। दोनों शहरी और गांव वाली बहू एक साथ मिलजुल कर खाना बनाती है। वहीं फुलवा सबको मनाकर खिलाती है। माँ जी, बाबूजी, पाखी ने बड़े प्यार से आप सबके लिए खाना बनाया, आप लोग मेरी खातिर खा लीजिए। वैसे भी खाने से कैसी नाराजगी? फलवा बहू, तू सच में दिल की बहुत अच्छी है। परिवार को जोड़ कर चलना, उनके खान पान का ख्याल रखना, यही तो एक बहू के गुण होते हैं जो कि तुझ में कूट कूट कर हैं। बस अपनी देवरानी को भी अपने गुण सिखा दे। आज से मेरे घर में 2 जगह चूल्हा नहीं चलेगा, बल्कि एक साथ खाना बनेगा। अब गांव वाली और शहरी बहू दोनों एक साथ मिलजुल कर खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती हैं।